अब हम बात करेंगे, अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? जैसे मान लो कि ये फूड पाइप में आया और ये फूड पाइप में स्टमक हो गया, तो स्टमक को बांटा गया 3 पार्ट में। एक ये पार्ट ऐसे करके, समझ में आ रहा ना? तो ये वाला पार्ट को बोलते हैं फंडस, इसको बोलते हैं कार्डियक, और ये हो गया हमारा पाइलोरिक। तो अब अगर हम बात करें कि फूड पाइप से फूड स्टमक के कौन से पार्ट में आता है, अंदर से कोई ऐसे मस्कुलरी से डिवाइडेड नहीं कि मसल से डिवाइड किया गया है, बस हम पढ़ने के लिए अपने हिसाब से इसको डिवाइड किए हुए हैं 3 पार्ट में, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। तो जो फूड पाइप से इसोफेगस से होते हुए फूड आता है, तो स्टमक के कार्डियक वाला पार्ट में क्या करता है कि इंटर करता है, और स्टमक में 4 से 5 घंटा के लिए यहाँ पे स्टोर रहेगा, इंजाइम सब अपना काम करेगा, सब उसके बारे में अभी पढ़ना है। और फंडस में मोस्टली गैस प्रेजेंट रहता है, मतलब एयर, सब गैसियस मटेरियल प्रेजेंट रहता है। और बाकी ये पाइलोरिक थर्ड वाला वो पार्ट है कि जहां से फूड स्टोमक के बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। तो स्टोमक का इनर लाइनिंग है, तो ये इनर लाइनिंग से गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबका अपना अपना काम है नहीं, तो मेन तो चीज वही है, गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, आयंस वगैरह भी रहते हैं। तो ये सब चीज क्या होता है कि सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस में। अब देखो म्यूकस का काम क्या है कि म्यूकस ये इनर लेयर को लाइनिंग किए रहता है, इनर लेयर पे म्यूकस सटा हुआ रहता है। अब इससे फायदा क्या है, हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़े लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हाथ पे सट जाए तो हाथ का तुरंत कोरोजन हो जाएगा, बहुत बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो स्किन है ऊपर से थोड़ा सा, तभी भी टफ लेयर है, लेकिन अगर इनर लाइनिंग की बात करें तो बहुत सॉफ्ट लेयर है, इसको बर्निंग इफेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये म्यूकस तो क्या किया है कि इनर लाइनिंग को ढक लिया है, कवर कर लिया है। अब कवर करने से जो इसमें HCl होता है वो डायरेक्ट इनर लाइनिंग के कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि उस इनर लाइनिंग के और बाहर अंदर में जो एसिड है उसके बीच में ये क्या प्रेजेंट रहता है, म्यूकस। तो म्यूकस डायरेक्ट इनर लाइनिंग के कांटेक्ट में HCl को आने नहीं देता है। इस तरह से HCl के बर्निंग कोरोजन से म्यूकस लेयर स्टमक को क्या करता है कि बचाता है। कभी कभी अगर म्यूकस लेयर मतलब प्रोलंग कोई हो जाता है तो हल्का सा थोड़ा मात्रा में कुछ अमाउंट ऑफ HCl कांटेक्ट में आ जाता है, तो बर्निंग इफेक्ट होता है, और उसके चलते इंटरनल स्टोमक अल्सर होता है, मतलब पेट में अल्सर डेवलप हो जाता है। तो ये तो कहानी हो गया म्यूकस का, कि म्यूकस क्या करता है कि लाइनिंग करके और स्टोमक को HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हो गया म्यूकस। बाकी सरफेस को स्लिपरी बना रहा है, माउथ में है तो वाटर के साथ फूड को लुब्रिकेट कर रहा है, तो ये सब म्यूकस का काम हो गया। दूसरा अगर HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है लो पीएच है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को किल करता है, जो भी अब मुंह में तो कुछ जर्म्स लाइसोजाइम से तो किल होबे करेगा। अब उसके बाद जो फूड के साथ आ गया है स्टोमक में, तो स्टोमक में वो जो बोलस आया है, वो बोलस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको क्या करेगा कि किल करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम ये है कि गैस्ट्रिक एंजाइम में एक एंजाइम सीक्रेट होता है पेप्सिन, तो एक्चुअली वो पेप्सिन नहीं होता है, शुरू में वो होता है पेप्सिनोजेन, इनएक्टिव फॉर्म में। मतलब पेप्सिन एंजाइम का अपना काम है प्रोटीन को ब्रेक करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को। अब जब वो एंजाइम फंक्शनल रहेगा तब ना प्रोटीन को ब्रेक करेगा, जब वो सेक्रेट होता है तो फंक्शनल नहीं रहता है, सेक्रीशन के समय वो एंजाइम रहता है नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, अभी वो फंक्शन नहीं करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेप्सिनोजेन। तो अब HCl क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन को इनएक्टिवेट से एक्टिवेट कर देता है, मतलब वो पेप्सिनोजेन से कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और जब पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो अब अपना काम करेगा। तो पेप्सिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है, नॉन फंक्शनल से फंक्शनल कर दिया, और पेप्सिन बन गया। अब तो पेप्सिन का अपना काम है, तो अपना काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन का केमिकली डाइजेस्ट करेगा। तो अब स्टोमक में केमिकल डाइजेशन हो रहा है, और किस चीज का केमिकल डाइजेशन हो रहा है स्टोमक में, प्रोटीन का। किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। पेप्सिन पहले क्या था,
पेप्सिनोजेन था इनएक्टिव फॉर्म में, और इसको एक्टिवेट कौन किया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बाकी गैस्ट्रिक जूस में कुछ बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं, म्यूकोस तो बोल ही दिए हैं। लाइपेस भी रहता है जो क्या करता है कि फैट्स को ब्रेक करता है, लिपिड को ब्रेक करता है। लाइपेस, लिपिड, एस ज्यादातर बीच में रहता है, वो एंजाइम का नाम होता है ACE। लाइपेस लिपिड को ब्रेक करेगा, फैट्स को ब्रेक करेगा। एक और एंजाइम रहता है रेनिन। रेनिन का काम है, मतलब हम लोगों में रेनिन का वैसे कोई ज्यादा काम नहीं है। रेनिन का ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है इन्फेंट्स में, जो बच्चे होते हैं, इसमें जो मिल्क फीडिंग कर रहे होते हैं, तो उन सब बच्चा में तो मतलब वो दूध के मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है रेनिन। तो रेनिन का ज्यादा काम होता है इन्फेंट्स में मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इतना सब काम होता है किस चीज में? स्टोमक में। और इतना काम होने के बाद अब स्टोमक में जो आया था क्या? बोलस। अब वो बोलस में गैस्ट्रिक जूस वगैरह मिल जाएगा, कुछ प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट हो गया है पेप्सिन वगैरह से। तो अब इस कंटेंट को बोलेंगे हम लोग काइम, CHYME, काइम। अब काइम ये इस वाले पोर्शन से चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद वो काम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अभी इतना स्टोमक वाला बात लिख लिया जाए, ठीक है लोग। थर्ड वाला बात स्टोमक के बारे में। तो स्टोमक की जो जे शेप, थोड़ा जे के जैसा लग तो नहीं रहा है फोटो में, मतलब थोड़ा अच्छा ऐसे होता है। खैर, जे शेप मस्क्यूलर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच स्टोर फूड, मतलब बोलस फॉर 4 to 5 आवर। स्टोमक में अब जो चीज आएगा उसको बोलस न बोलेंगे, नहीं तो बोलस को ये स्टोमक में 4-5 घंटे के लिए क्या करता है? स्टोर करता है, और फिर यहाँ पे स्टोर करके आगे का सब काम क्या होता है कि मतलब अपना गैस्ट्रिक जूस इस पे डालेगा। अब गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट को जो काम करना होगा स्टोमक में वो काम को करते हैं। नहीं तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हिच सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। उसके इनर लाइनिंग में स्टोमक के इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है? म्यूकस, आयंस, पेप्सिनोजेन, है ना, प्रोएंजाइम मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, रेनिन, लाइपेस, ये सब एंजाइम्स क्या होते हैं कि इनमें प्रेजेंट रहते हैं। म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट आयन, मतलब ये म्यूकस आयंस में रहेगा बाइकार्बोनेट आयन, माउथ से भी आएगा सलाइवा में। तो म्यूकस बाइकार्बोनेट आयन के साथ क्या करता है? स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है कि HCl उसमें जाके उसको कोरोजन कर सकता है। तो HCl के कोरोजन से म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के इनर वाल को, लाइनिंग को। ठीक है, HCl किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बोलस। अब बोलस में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया है स्टोमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल कर देगा। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ HCl इज दैट HCl एक्टिवेट पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन। मेन काम यही है कि HCl क्या करता है कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, एंजाइम प्रो एंजाइम है, मतलब नॉन फंक्शनल है, तो HCl उसको एक्टिवेट कर देता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, और पेप्सिन आगे अपना काम करेगा। पेप्सिनोजेन इज अ प्रो एंजाइम, मतलब नॉन फंक्शनल या इनएक्टिव, व्हिच गेट एक्टिवेटेड बाय HCl इनटू पेप्सिन। माने HCl पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन में। क्योंकि पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटियो माने प्रोटीन, लाइटिक मतलब तोड़ना, लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है, नहीं पता? थर्मोलाइटिक हीट के प्रेजेंस में टूटना, वो लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो पेप्सिन एक प्रोटीन को ब्रेक करने वाला, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, which chemically break the protein molecule of bolus in simpler form। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम ये नहीं बोलेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है, लेकिन कुछ सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, पार्शियली हाइड्रोलाइज कर देता है, नहीं मैंने आधा अधूरा कर ही देता है। तब तो प्रोटीन को ब्रेक करता है कौन? पेप्सिन। इसके आगे लिख लिया जाए, ठीक। यहाँ पे हो क्या रहा है कि पेप्सिनोजेन जो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक इसको एक्टिव करके क्या बना देता है? पेप्सिन। अभी एक्टिवेट हो गया, एक्टिव फॉर्म में, और पेप्सिन अपना काम करेगा। तो क्या काम करेगा? पेप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक करना, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है तो प्रोटीन को ब्रेक करेगा। नेक्स्ट,
पेप्सिन के बाद गैस्ट्रिक जूस में एक और आता है रेनिन। इसका ज्यादा काम किसमें होता है? इन्फेंट्स में, नहीं जो मिल्क फीड करते हैं। तो रेनिन इज यूजफुल इन इन्फेंट्स, इट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। ये रेनिन क्या करता है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा इन्फेंट्स में। लाइपेस नेक्स्ट फॉर्मूला रहता है, लाइपेस वर्क ऑन लिपिड एंड फैट्स एंड ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपलर फॉर्म। इसका काम है कि लिपिड पर काम करेगा और लिपिड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। स्टोमक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? फंडस ऊपर वाला पार्ट, कार्डियक बीच वाला पार्ट और सबसे नीचे वाला पार्ट पाइलोरिक। तो फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक ये 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फूड पाइप से स्टोमक के कार्डियक पार्ट में फूड क्या होता है कि इंटर करता है। अब फूड आएगा, बाकी गैस्ट्रिक जूस से अपना सारा काम हो जाएगा। अब वही आके बोल रहे हैं कि बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है तो सब काम होने के बाद जो बच जाएगा अब उसको बोलते हैं हम लोग काइम। क्या बोलेंगे? काइम। मतलब हम लोग को जो वोमिटिंग वगैरह होता है तो क्या निकलता है अंदर से? काइम। मतलब हल्का हल्का डाइजेस्ट हो गया इधर उधर तो वो सब अंदर से पूरा फूड अलॉन्ग विथ गैस्ट्रिक जूस बाहर आ जाता है। तो उल्टी कुछ नहीं है, क्या है? काइम है ना। जब मुंह में पानी आ गया। From stomach, chyme goes in small intestine through pyloric part of stomach. अब स्टोमक से कहाँ पे काइम जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक के कौन से पार्ट्स होते हुए? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा फूड पाइप और ये हो गया हमारा स्टोमक। ये फूड पाइप के बाद ये क्या हो गया? स्टोमक। अब ये स्टोमक के अपर पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? फंडस। और ये बीच वाला पार्ट ये हो गया, ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया? कार्डियक। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? पाइलोरिक। अब जो फूड पाइप से, ये हमारा फूड पाइप है ना, इसोफेगस है। अब ये फूड पाइप से फूड इंटर करेगा स्टोमक के कौन से पार्ट में? कार्डियक पार्ट में। 4-5 घंटे स्टोर रहेगा। अब इसमें इनर लाइनिंग से इसमें क्या सेक्रेट होगा? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस इस पे वर्क करेगा, सॉरी इस पे नहीं, अब यहाँ पे जो फूड आया हुआ है, बोलस आया हुआ है, ये बोलस पे एक्ट करेगा और ये बोलस को बना देगा काइम। अब इसमें फंडस में मैक्सिमम गैसियस पार्ट होता है। अब ये काइम पाइलोरिक पार्ट होते हुए स्टोमक से चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब गैस्ट्रिक जूस का तो पता है कि HCl खतरनाक होता है, कोरोजन कर सकता है, बर्निंग कोरोजन कर सकता है। तो म्यूकस क्या करता है कि चारों तरफ से इसको लेयर करके इसको कवर कर देता है। मैंने इनर वाल को, इनर लाइनिंग को म्यूकस चारों तरफ से क्या कर देता है कि कवर कर देता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनर लाइनिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इनर लाइनिंग के ऊपर क्या कवर किए हुए है? म्यूकस। तो म्यूकस HCl को इनर लाइनिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाता है, जिस तरह से HCl इनर लाइनिंग को बर्निंग कोरोजन नहीं कर सकता है। और फिर काइम जब चला जाएगा इधर, तो इधर वाला कहानी शुरू हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, अब काइम चला गया स्टोमक से कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कौन से पार्ट से होते हुए? पाइलोरिक पार्ट से होते हुए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया काइम, यहाँ तक पढ़े चलो। अब इसके बाद देखो, लीवर भी अपना सेक्रीशन रखता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज भी अपना सेक्रीशन ले जाके कहाँ पे छोड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोग लीवर के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में, क्योंकि पहले ये फंक्शन कर लेगा। जब पैनक्रियाज अपना एंजाइम से जब सब काम कर लेगा तो जो लास्ट में बचेगा वो एंड प्रोडक्ट में अब स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस वर्क करेगा और कंप्लीटली फूड को डाइजेस्ट कर देगा। तो अगर हम लीवर के बारे में बात करें तो लीवर हम लोग के बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़का ग्लैंड है लीवर। एवरेज वेट उसका 1.2 to 1.5 kg, 1.5 किलो के आसपास रहता है। लीवर में 2 लोब होता है, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीवर का काम है बाइल जूस को सेक्रेट करना। तो बाइल को कौन सेक्रेट करता है? लीवर। अब पूरा उसके कंपोनेंट के बारे में उतना ओपन नहीं करना है, बस ये समझो कि बाइल सेक्रेट हुआ कहाँ से? लीवर से, और जाके स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस जाता है वो जाता है गॉल ब्लैडर से, लेकिन एक्चुअली में गैल ब्लैडर वो बाइल जूस को नहीं बनाता है। गॉल ब्लैडर सिर्फ बाइल जूस को स्टोर करता है, बन के कहाँ से आता है? लीवर से।
यहाँ तो कोई डक्ट सिस्टम हम बता देंगे कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, उसके बारे में वो सब हम लोग डक्ट सिस्टम देख लेंगे लोग, ठीक है। बैठो। अब अगर इसके आगे की बात करें, देखो बाइल का काम ये है कि वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई मतलब स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन कर देता है। बाइल फैट्स को कभी भी केमिकली डाइजेस्ट नहीं करेगा जैसे लाइपेस वगैरह फैट्स को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि बाइल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाइल जूस में कोई एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं रहता है। अब एंजाइम रहेगा तो अपना केमिकली किसी भी चीज को डाइजेस्ट करेगा। मान लो कि ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है तो उसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है तो उसको डाइजेस्ट करता है। लेकिन बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं रहता है, समझ में रहे ना। तो बाइल किसी भी चीज को केमिकली डाइजेस्ट नहीं करता है, इवन फैट्स को भी डाइजेस्ट नहीं करता है। बाइल सिर्फ इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफाई करना मतलब स्मॉलर पीसेस में उसको ब्रेक कर देता है। कौन? बाइल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना बात पहले लिवर के बारे में लिख लिया जाए, तब पैनक्रियाज के बारे में हम बता देंगे, ठीक। हम लोग लीवर के बारे में देख रहे हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। और अगर इसके वेट की बात करें तो अप्रॉक्स 1.2 to 1.5 kg है। लीवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस। लीवर बना रहता है हेपाटिक टिश्यू से, हेपाटिक सेल्स रहते हैं उसमें, तो वो सब सेल्स एक साथ सेक्रेट करता है। तो खैर बाइल जूस सेक्रेट होता है लीवर के द्वारा और जाके बाइल जूस स्टोर हो जाता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। पढ़ेंगे लोग डॉक्टर के बारे में हम लोग। बाइल का फंक्शन ये है कि फैट्स मॉलिक्यूल का इमल्सिफिकेशन करना। इमल्स मतलब फैट्स मॉलिक्यूल जितना बड़ा होता है उससे और ज्यादा बहुत ही छोटा छोटा स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक कर देता है। इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स मॉलिक्यूल्स जितना भी बड़ा होता है उससे और ज्यादा छोटा छोटा स्मॉल पीसेस में क्या करता है कि तोड़ देता है। कौन? बाइल। तो वही फैट्स मॉलिक्यूल को स्मॉल पीस में तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये सब काम कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाइल जूस जाता है गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टमक से काइम गया रहता है उसमें बचा हुआ फैट्स मॉलिक्यूल को इमल्सिफाई करता है, ठीक। इट ब्रेक द फैट्स मॉलिक्यूल इनटू वेरियस स्मॉलर पीसेस। वही इमल्सिफिकेशन वाला बात। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाइल डज नॉट केमिकली डाइजेस्ट द फैट। ये केमिकली फैट्स को केमिकली डाइजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि केमिकली डाइजेशन का काम एंजाइम का होता है और बाइल में एको को एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है। जब एंजाइम नहीं रहेगा तो डाइजेशन होगा? नहीं डाइजेशन होगा। तो कोई भी एंजाइम ना होने के चलते फैट्स क्या किसी भी मॉलिक्यूल्स को, न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स को केमिकली डाइजेशन बाइल नहीं करता है। तो बाइल का काम केमिकल डाइजेशन करना नहीं है, बस वो फिजिकली स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है, इमल्सिफाई करता है, बस। अब इसके बाद पढ़ना है हम लोग को पैनक्रियाज के बारे में। हमको लीवर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। देखो ग्लैंड का काम होता है सेक्रेशन करना। अब वो कुछ भी सेक्रेट करे, मतलब कोई एंजाइम सेक्रेट करे, कोई जूस सेक्रेट करे, हार्मोन सेक्रेट करे, तो बस उसका काम क्या है कि सेक्रेशन करना। तो जो वो ग्लैंड जो हार्मोन्स को सेक्रेट करता है उसको हम सिंपली बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। हालांकि बाद में उसके बारे में बात करेंगे कि जिसके पास डक्ट है डक्ट नहीं है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। अभी जनरल कंसेप्ट ये समझो कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को सेक्रेट करता है और बाकी जो कुछ भी हो गया तो वो सब सेक्रेशन एंजाइम्स वगैरह, जूस वगैरह, तो वो सब सेक्रेशन करेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पैनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है वो एंडोक्राइन वाला भी काम करता है, हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है और एक्सोक्राइन वाला भी काम करता है, मतलब जूस वगैरह भी सेक्रेट कर रहा है। तो पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह, मतलब ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। लोगों को लगे शुगर बढ़ गया है, शुगर कम हो गया है, ब्लड शुगर बढ़ गया है, ब्लड शुगर कम, डायबिटिक वाला, डायबिटिक पेशेंट वाला काम। तो पैनक्रियाटिक हार्मोन को सेक्रेट करने का काम करता है कौन? पैनक्रियाज। और जूस में पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है कौन? पैनक्रियाज। तो चूंकि जूस और हार्मोन दोनों सेक्रेट करता है इसलिए पैनक्रियाज को बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरो मतलब डिफरेंट, दोनों नेचर का शो करता है, इसलिए पैनक्रियाज को बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन सोलम पढ़ेंगे तो एक बार इस बात को और रिपीट करेंगे।
और थोड़ा सा और हार्मोनल नेचर के बारे में इलेबोरेट करके पढ़ना है हम लोग को। तो पैनक्रियाज से जो जूस पैनक्रियाज प्रेजेंट रहता है स्टमक के नीचे, स्टमक के जस्ट नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, पत्ता के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पैनक्रियाज। और अगर लीवर के बारे में बात करो तो लीवर भी प्रेजेंट रहता है एब्डोमिनल कैविटी में। देखो लंग्स के बारे में रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे हम लोग, लंग्स के बारे में थोरेसिक कैविटी में। तो लंग्स के नीचे रहता है डायफ्राम, मैम डायफ्राम पर ही लंग्स प्रेजेंट रहता है, लंग्स रेस्ट करता है, मतलब रेस्टेड ऑन डायफ्राम। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है लीवर, याद रहेगा। तो वही लीवर एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट रहता है, अभी लिखवाना भूल गए थे। और एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो स्टोमक प्रेजेंट रहता है पैनक्रियाज। अब अगर पैनक्रियाज के जूस के बारे में बात करें तो पैनक्रियाज के जूस मोस्टली प्रोटियोलाइटिक होता है नेचर में। प्रोटियोलाइटिक का मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने वाला, जैसे कि उसमें ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेस होता है। तो ये सब वो पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को केमिकली एंजाइम है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पैनक्रियाज जूस में जो एंजाइम सिर्फ प्रोटीन को ही तोड़ेगा, इनफैक्ट शुगर को भी तोड़ने वाला रहता है, डीएनए आरएनए को भी तोड़ने वाला मतलब डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम रहता है, फैट्स लिपिड को भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम रहता है। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट तो प्रोटीन को ही तोड़ता है, लेकिन बाकी सब लिपिड, प्रोटीन, डीएनए आरएनए, शुगर, इन सब को भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पैनक्रियाज में प्रेजेंट रहता है। और पैनक्रियाटिक जूस भी अपना काम, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करके उसको भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियाटिक जूस भी अपना काम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही करता है। और पैनक्रियाटिक जूस के काम करने के बाद जो बच गया उस पर काम करेगा इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस और कंप्लीटली डाइजेस्ट करेगा। तो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पढ़ करेंगे, इतना बात लिख लिया हम लोग। तो लीवर प्रेजेंट रहता है एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे, और डायफ्राम के ऊपर क्या रहता है लंग्स, ठीक है। तो हम लोग पैनक्रियाज के बारे में देख रहे थे लोग। पैनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, फर्स्ट लार्जेस्ट लीवर था सबसे बड़ा, और दूसरा सबसे बड़ा लीवर के बाद सबसे बड़ा साइज में कौन होगा पैनक्रियाज। इट इज हेट्रोक्राइन, बताया ना भी, हेट्रोक्राइन का मतलब इंडोक्राइन का काम भी करे और एक्सोक्राइन का भी, हार्मोन्स भी सेक्रेट करे और जूस भी सेक्रेट करे। वही लिखे हैं कि इट सेक्रेट्स बोथ जूस एंड हार्मोन्स। तो हार्मोन सेक्रेट कर रहा है तो इंडोक्राइन जैसा काम कर रहा है, और जूस सेक्रेट कर रहा है तो एक्सोक्राइन जैसा काम कर रहा है। अच्छा, तो ओवरऑल डाइजेशन में ये सब सेक्रेट कर रहा है। तो डाइजेशन में ये सब सेक्रेट करना, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इंडोक्राइन नेचर शो कर रहा है कि एक्सोक्राइन, माने ये वाला पार्ट इंडोक्राइन नेचर शो कर रहा है कि एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, क्योंकि हार्मोन से सेक्रेट करता तब ना इंडोक्राइन होता। ये तो बेसिकली जूस शो कर रहा है, एंजाइम शो कर रहा है ना, तो एक्सोक्राइन नेचर शो कर रहा है। पैनक्रियाज इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द स्टोमक, माने एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक के नीचे, स्टोमक के नीचे यहाँ पे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन मोर अमाउंट ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक के जूस में न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने वाला तो एंजाइम्स रहता है, सब न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने वाला, लेकिन उस सब एंजाइम्स में ज्यादा मात्रा में एंजाइम प्रेजेंट रहता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, बाकी सब डाइजेस्ट करने वाला भी एंजाइम रहता है। मैं बोले कि मोर अमाउंट ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन, उसी को बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। However, it has also enzymes that digest sugar, मतलब स्टार्च। अब स्टार्च के बाद 30% तो कन्वर्ट हो गया है, 30% स्टार्च तो माउथ में डाइजेस्ट हो गया है मल्टोज में, और बाकी जो कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करेगा कि कंप्लीटली डाइजेस्ट करेगा, जो बच जाएगा उसको इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लिक एसिड, देखो डीएनए और आरएनए को बोलते हैं एक साथ न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म में डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए को ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल है, इसी के थ्रू तो मतलब कैरेक्टर एक आदमी से उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है, मतलब पेरेंट से उसके प्रोजेनी में जाता है। तो डीएनए आरएनए क्या है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है।
लिपिड, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला भी एंजाइम रहता है, फैट्स को भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी रहता है। और पैनक्रियाटिक जूस अपना फंक्शन मतलब इन सब चीज को डाइजेस्ट करने वाला काम कहाँ पे करेगा? स्मॉल पैनक्रियाज में तो होगा नहीं, कहाँ पे करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब ये वो सब एंजाइम है जो प्रेजेंट रहता है पैनक्रियाज में, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस। इनफैक्ट ये तीनों एंजाइम जब पैनक्रियाज सेक्रेट करता है तो ये सब भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, मतलब प्रो एंजाइम फॉर्म में रहता है। ये जो काइमोट्रिप्सिन है ना, ये रहता है काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन रहता है ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में, और कार्बोक्सीपेप्टिडेस रहता है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेस में। तो ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इंटेस्टाइन से एक जूस रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, सकस इंटेरिकस नाम है एंजाइम का। तो सकस इंटेरिकस इंटेस्टाइन का एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजिन अभी इनएक्टिव है, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है कि काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस को एक्टिवेट करके काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन बना देगा और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस को कार्बोक्सीपेप्टिडेस बना देगा। तो इस तरह से ये तीनों एक्टिवेट होता है और तब जाके क्या करता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक बार वीडियो में रिपीट करके इसको 2-3 बार सुन लेना, ठीक है। थोड़ा सा इनलार्ज्ड प्रोसेस है, ज़्यादा डेप्थ में है, इसलिए इसको लिखा उतना नहीं रहा है, कंटेंट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आउट ऑफ सेंस चला जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों हो गया प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेस लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, मतलब डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ऊपर बताए हैं। और सुक्रेस शुगर को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। हम लोग सुन रहे सब, हम लोग कल पढ़ रहे थे लोग लीवर और पैनक्रियाज के बारे में। तो इतना तो पता है कि वो जूस को चाहे जूस को ये एंजाइम को सेक्रेट करेगा, और एक्चुअली लीवर से जो सेक्रेट होता है बाइल, तो वो बाइल अपना फंक्शन लीवर में करेगा नहीं, गॉल ब्लैडर में करेगा नहीं, कहाँ करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज सेक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाटिक जूस वो प्रोटीन हो चाहे कोई भी न्यूट्रिएंट्स का जो डाइजेशन करना हो वो कहाँ पे डाइजेशन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज में ये सब काम नहीं होता। तो अब लीवर का सेक्रेशन चाहे पैनक्रियाज का सेक्रेशन अपना फंक्शन कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कोई ना कोई डक्ट है जिसके थ्रू उसका सेक्रेशन वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच रहा है। तो अब वही पढ़ते हैं हम लोग डक्ट सिस्टम में कि वो सब कौन कौन डक्ट से होके लीवर और पैनक्रियाज का सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ध्यान से बात समझना, ये हो गया लीवर, और ये लीवर सेक्रेट क्या करेगा? बाइल। तो लीवर सेक्रेट किया बाइल, तो ये बाइल जो से हेपेटिक डक्ट से होते हुए चला जाएगा गॉल स्टोर में, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में क्या होगा कि स्टोर होगा। बात समझ में रहे? और गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, और जब जरूरत पड़ेगा फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए, ये गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट होते हुए अब आ जाएगा बाइल डक्ट में। इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, मतलब ये लीवर वाला और ये दोनों वाला इसमें मिल जाता है, ये कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो ये सिस्टिक डक्ट से होते हुए आ जाएगा कॉमन बाइल डक्ट में, और ये कॉमन बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाज अपना सेक्रेशन डालेगा पैनक्रियाटिक डक्ट में, तो पैनक्रियाज का सेक्रेशन चला जाएगा पैनक्रियाटिक डक्ट में, और फिर उसके बाद से इन दोनों का सेक्रेशन यहाँ से होते हुए इधर आगे बढ़ेगा। और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये लीवर हेपेटिक, लीवर से आया हुआ बाइल डक्ट है। ये दोनों को मिला के ये जो आगे डक्ट बनेगा, तो ये दोनों का एक ही ओपनिंग आगे जाके खुलता है, और इस डक्ट को बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। समझ रहे हैं? तो अब ये दोनों का सेक्रेशन ये कॉमन है, ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गॉल ब्लैडर का बाइल और पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों एक साथ नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये गारंटी है कि दोनों का सेक्रेशन हेपेटो पैनक्रियाटिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों का सेक्रेशन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ही स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। और जैसे ही पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन एंड करेगा, तो पैनक्रियाटिक जूस अपना काम कर लिया, तो पैनक्रियाटिक जूस के काम करने के बाद अब वो जितना सिंपलर फॉर्म में फूड को तोड़ दिया है, अब उस फूड को पैनक्रियाटिक जूस के एंड प्रोडक्ट को
पैनक्रियाटिक जूस के एंड प्रोडक्ट पे काम करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस। वो इंटेस्टाइनल जूस में जो इंजाइम्स होता है वो इंजाइम वर्क करेगा पैनक्रियाटिक जूस के एंड प्रोडक्ट पे और कंप्लीटली क्या करेगा कि फूड को डाइजेस्ट कर देगा। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम लोग को अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ही पढ़ना है। तो डाइजेशन होने वाला एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इंफैक्ट लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन वहां पे डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन हालांकि कुछ होता है वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन डाइजेशन बस अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। इवन स्मॉल इंटेस्टाइन पतला होगा, हाईली क्वाइल्ड होता है, मतलब कर वो शुरू में ठीक रहेगा, लॉन्ग होता है, क्वाइलिंग उसके अंदर में बहुत ज्यादा ऐसे घुमा हुआ ऐसे रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी फर्दर उसके रीजन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो खैर अब उतना पार्ट बाई पार्ट हम लोग को उसके बारे में नहीं पढ़ना है, तो बस इतना जाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बात अभी लिख लिया जाए इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं लोग। इट इज द लार्जेस्ट एंड क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लार्जेस्ट का मतलब हमारा लॉन्गेस्ट है, मतलब सब में सबसे लंबा क्या होता है कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वाइल्ड मतलब अपने में घुमा बहुत सारा उलझा हुआ, तो लॉन्गेस्ट और क्वाइल्ड पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हियर एंड आल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस। पहले डाइजेशन कंप्लीट हो जाए, मतलब ये और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद स्पेशली ऑब्जर्वेशन टॉपिक पढ़ाई करेंगे, तो हम लोग दिखेंगे लोग कि आखिर फूड का कौन सा कंपोनेंट और एलिमेंट्री कैनाल के कौन पोर्शन में एब्जॉर्ब हो रहा है। नहीं तो एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग देखेंगे लोग ठीक से। तो अभी बात ये समझो कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पे क्या होता है कि फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। माने एकदम डाइजेशन का मतलब हम क्या समझते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो वो जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म जितना कम में कन्वर्ट होके जो बनना है वो एकदम सिंपल मोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आगे टूटने की जरूरत नहीं है, एकदम मोस्ट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एब्जॉर्प्शन भी होता है, न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्टेड फूड है ये सब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होंगे ब्लड वेसल्स में चाहे लिम्फ वेसल्स में। नहीं, डाइजेस्टेड फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे नहीं जाएंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाएगा भी लार्ज इंटेस्टाइन में तो अनडाइजेस्टेड फूड जाएंगे, डाइजेस्टेड फूड नहीं जाएंगे। डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ब्लड या लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। लिवर एंड पैनक्रियाज सेक्रेट देयर जूस एंड सेंड देम इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू वर्क ऑन द फूड। ये तो अभी हम लोग डॉक्टर सिस्टम में पढ़े हैं लोग कि लीवर का और पैनक्रियाज का सेक्रेशन, लीवर पैनक्रियाज में काम नहीं करता है, वो सेक्रेशन वो सेक्रेट करके भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका जो भी काम रहता है, इसके बाइल जूस में वो भी बोल रहा है बाइल सॉल्ट, तो वो क्या करेगा फैट्स को इमल्सिफाई करेगा। और पैनक्रियाटिक जूस जो कोई भी काम करेगा वो काम करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, पैनक्रियाटिक जूस काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड अब जा रहा है, स्टोमक से ना फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में मिला हुआ है, तो अब उसको बोलेंगे काइम, बताए थे हम। तो अब उस काइम को अल्कलाइन बना देता है, मतलब उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाता है, 7 से ऊपर हो जाता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक नहीं, वो बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है उसको बोलते हैं अल्कलाइन बेस। तो पढ़ा था अल्कलाइन बेस, नॉन अल्कलाइन बेस, तो वो सब अल्कलाइन बनाता है। नेक्स्ट, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब जो अंदर से रहता है, टिश्यू में हम लोग पढ़े चलो, देखो ऊपर से रहेगा कवरिंग और कैविटी में अंदर से रहेगा लाइनिंग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइनिंग है वो सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम रहता है वो सब कुछ को डाइजेस्ट करने वाला रहता है। मतलब लाइनिंग मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रोटीन को भी, फैट्स को भी, शुगर का जो सिंपलर फॉर्म में बचा रहेगा, नहीं ग्लूकोज गिलाक्टोज क्या बोलते हैं, ग्लूकोज तो सबसे सिंपलेस्ट है, माल्टोज गिलाक्टोज ये सब को भी, तो वो सब को भी क्या करेगा, सुक्रोज वगैरह को भी सबसे एकदम कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। तो सबको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में रहता है। तो पहले इंटेस्टाइनल जूस
के वर्क करने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस वर्क कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस इन सब को स्टार्च को मतलब कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट्स को जितना सिंपलर तोड़ना है उतना सिंपलर तोड़ देता है। अब उस पर इंटेस्टाइनल जूस वर्क करके सिंपलेस्ट फॉर्म में एकदम कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है। मतलब अब यहाँ पे डाइजेशन क्या हुआ कि कंप्लीट हुआ किसके द्वारा? इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। ये थोड़ा मोड़ा ये पैनक्रियाटिक जूस ही मैक्सिमम सिंपलर करके छोड़ देता है। अब जो थोड़ा बच गया उसको इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। इंटेस्टाइनल जूस वर्क्स ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ध्यान में लिखा हुआ है कि इंटेस्टाइनल जूस कहाँ पे वर्क करता है? पैनक्रियाटिक जूस के एंड प्रोडक्ट पे। पैनक्रियाटिक जूस काम करने के बाद जो प्रोडक्ट बचेगा उस पर, इस सब के सिंपलर फॉर्म पर। पैनक्रियाटिक जूस एंड डाइजेस्ट द फूड कंप्लीटली इनटू सिंपलेस्ट एंड सॉल्युबल फॉर्म। अब सिंपलेस्ट और सॉल्युबल फॉर्म में इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। अब बस काम ये है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व हो जाए ब्लड या लिम्फ वेसल्स में, और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाए लार्ज इंटेस्टाइन में ना। तो ये सब देखो स्टार्टिंग में फूड में क्या प्रेजेंट रहेगा? स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स। अभी डीएनए आरएनए नहीं लिखे हैं, उसका एक अलग सिस्टम है, लेकिन फिर भी वो सब रहेगा। ये बिफोर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद सब एंजाइम्स वगैरह काम करने के बाद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे लास्ट में क्या बचेगा? स्टार्च सबसे लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, एकदम सिंपल मोस्ट फॉर्म है। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। समझ में आ रहा है ना? अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। बहुत सारा अमीनो एसिड के चैन से क्या बनता है? प्रोटीन। अमीनो एसिड सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन बनता है 51 अमीनो एसिड का, जिसको बोलते हैं इंसुलिन। सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है इंसुलिन। 51 अमीनो एसिड 51 अमीनो एसिड से बनता है क्या? वो इंसुलिन प्रोटीन सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। जनरल नॉलेज के लिए याद रखना चाहिए। अब फैट्स टूट के बनेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। हम लोग को पढ़ना है ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ना है और फैटी एसिड के बारे में पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ग्लिसरॉल अल्कोहल मॉलिक्यूल है और फैटी एसिड एसिड है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट बोले हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहले का पार्ट ड्यूडेनम। तो स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से जो काइम आता है वो इंटेस्टाइन के पहले का पार्ट ड्यूडेनम में जाएगा, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सब काम होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से अनडाइजेस्टेड फूड इलियम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। फूड फ्रॉम स्टमक, सुना सब, फूड फ्रॉम स्टमक कम्स इन ड्यूडेनम। स्टमक से फूड कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में। एंड फ्रॉम इलियम, इलियम क्या है? थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फ्रॉम इलियम अनडाइजेस्टेड फूड गोज इन लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग देखे थे लोग कि डाइजेशन कैसे वहां पे कंप्लीट हो रहा है। मतलब फूड का सब कंपोनेंट एकदम सिंपलेस्ट सॉल्युबल फॉर्म में डाइजेस्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद पढ़ेंगे हम लोग। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देखते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब जो कुछ भी डाइजेस्टेड फूड है वो तो रह जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो वहां से ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होकर सेल तक चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ फूड का वो कंपोनेंट जाएगा जो यूजफुल, बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, मतलब जिसका डाइजेशन अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट जो है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वाला पार्ट लार्ज वाइडर पार्ट है, चौड़ा पार्ट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट होता है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ही एनस से होते हुए जितना भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीकम, कॉलन, रेक्टम। 3 पार्ट है, और रेक्टम के में जो एक स्मॉल ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं एनस। और जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में आके स्टोर होता है उसके बाद क्या होता है कि वो एनस से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना पार्ट पढ़े थे लोग? 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो अब जो कोई भी फूड का अनडाइजेस्टेड फूड का कंपोनेंट में अनडाइजेस्टेड फूड
स्मॉल इंटेस्टाइन के इल्यूम से होते हुए चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम में, और फिर कोलन से होते हुए आ जाएगा रेक्टम में, स्टोर होगा वहां पे। और जैसे ही कोई मतलब ब्रेन से सब प्रेशर डिफरेंस ब्रेन से ही रिलेटेड है, और उसके बाद क्या होगा कि वो एनस से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सीकम में वही एक हल्का सा पतला थिन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। वो फिलहाल के लिए मतलब अब हम लोग को बॉडी में उसका कोई यूज नहीं है, तो हमारे लिए अब वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो उसका कोई यूज नहीं है। ऑब्जर्वेशन होने के लिए जो कुछ भी अनडाइजेस्टेड फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो अभी एकदम मतलब फ्लूइड रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या अनडाइजेस्टेड फूड, और वो जाके रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बात अभी लिख लिया जाए। लार्ज इंटेस्टाइन सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इट इज द लॉन्ग, मतलब लंबा भी होता है, वाइडर एंड एंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये बात मैच करता है इसोफेगस से। फूड पाइप को इसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप में कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होता है, बस फूड को पास करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है कि वो बकल मतलब यहाँ से फैरिंग से होते हुए स्टमक तक चला जाए। फूड पाइप में कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होता है। माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता ही है। लार्ज इंटेस्टाइन में और फूड पाइप में कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंजाइम का सेक्रेशन ही नहीं होता है। अब एंजाइम रहेगा तब ना केमिकल डाइजेशन होगा, इसीलिए एंजाइम ना, अब एंजाइम क्या, तो वैसे भी लार्ज इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही डाइजेस्ट हो गया है। अब तो कुछ डाइजेस्ट होने के लिए बचा नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का वो कंपोनेंट गया है जो अनडाइजेस्टेड है ना। नो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे फूड का डाइजेशन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे हम लोग। अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन comes in a large intestine which is in fluid form. अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो बेसिकली कौन सा फॉर्म में रहता है, पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता है, फ्लूइड फॉर्म में रहता है। ठीक है, हियर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अब वो अनडाइजेस्टेड फूड में से सिखाता गया है ना, वो अब वो अनडाइजेस्टेड फूड जो फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, वाटर हो गया ऑब्जर्व, अब वो थोड़ा सा सॉलिड नेचर का हो जाएगा, तो अब वो बन जाएगा सेमी सॉलिड। टेक्स प्लेस इन द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड। अनडाइजेस्टेड फूड कैसे बन जाएगा, सेमी सॉलिड। लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, सीकम, कोलन और रेक्टम। ये सबसे पहले का पार्ट हो गया सीकम, और उसके बीच बीच में थिन ट्यूब गया हुआ है कोलन, और सबसे एंड पार्ट लास्ट वाला पार्ट क्या हो गया, रेक्टम, जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। ठीक है, सीकम है जो स्मॉल थिन आउटर पार्ट, मतलब पतला सा छोटा सा आउटर पार्ट निकला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपेंडिक्स, विच इज नाउ वेस्टिजियल टू अस। अब वो हम लोग के लिए क्या है, वेस्टिजियल है। डाइजेशन में हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के लिए अब अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है। द सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट कॉल्ड फेसेस। अब जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो जाके स्टोर होता है कहाँ पे, रेक्टम में, अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेसेस। गेट स्टोर्ड इन रेक्टम एंड रेक्टम में स्टोर होगा, एंड फ्रॉम हेयर इट इज इजेस्टेड आउटसाइड थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एनस। और जो बहुत स्मॉल ओपनिंग एनस बोलते हैं, वो एनस से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इजेस्टेड, एक हम लोग इंजेस्टेड। इंजेशन का मतलब होता है फूड को अपने बॉडी का, अब टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी, खाना, बॉडी के अंदर फूड को लेना, वो हो गया इंजेस्टेड। इजेस्टेड का मतलब बॉडी से बाहर क्या करना कि रिलीज, मतलब बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना क्या कहलाता है, इजेशन। तो इस तरह से एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर क्या होता है कि इजेस्टेड, बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, जैसे मान लो ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ तक बात करो। ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सिर्फ यही वाला पार्ट क्या होता है कि सीकम,
मतलब इधर से क्या होता है कि मतलब ये वाला पार्ट कनेक्टेड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इधर इधर स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड चला गया कौन सा पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पोर्शन में, और यहीं पे कोई स्मॉल ओपनिंग, एक स्मॉल आउटर बल्जिंग पार्ट निकला हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग अपेंडिक्स, जिसको बोल रहे हैं कि वेस्टिजियल है, इसका कोई यूज नहीं है। अब अंदर में यहीं से पतला ट्यूब चलता है, ये पतला ट्यूब थ्रू आउट द पूरा ओपनिंग तक। अब यही पतला ट्यूब को हम बोलते हैं कोलन। अब यही कोलन पोजीशन के हिसाब से, अगर ये ऊपर जा रहा है तो एसेंडिंग कोलन, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलन, नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग कोलन, और ये वाला लास्ट पार्ट हो गया हमारा रेक्टम। यही वो पार्ट है जहाँ पे फूड क्या होता है कि स्टोर होता है, और ये स्मॉल ओपनिंग जिससे फूड बाहर निकलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनस। यही ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का, लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसमें 3 गो पार्ट हो गया, सीकम, कोलन और रेक्टम। एनस तो इसका पार्ट थोड़े, तो स्मॉल ओपनिंग है जिससे फूड अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो रहा है कि बॉडी से बाहर रिलीज हो रहा है, निकल। एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो देख लें कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज का, फूड का कौन कौन से कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। नहीं, सबसे पहले माउथ में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ कुछ ड्रग्स का, मेडिसिन वगैरह। स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक में भी कुछ कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा, अल्कोहल का, ना डोरा लोग अल्कोहल लेता है लोग, उसका एब्जॉर्प्शन ना पीते ही थोड़ा देर के बाद चढ़ जाता है पीने के बाद कहेगा लोग पियेंगे नहीं तो जिएंगे नहीं होता कि नहीं होता है, तो लोग पीते ही। अब ऐसा नहीं है कि स्टोमक में गया, वेट किया, फिर से इंटेस्टाइन में गया, तब ब्लड में गया ना, पीते ही थोड़ा देर में चढ़ क्यों जाएगा, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टोमक में ही हो जाएगा, तो वहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा रुकने के बाद फिर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, फिर ब्लड में, ऐसा कुछ नहीं है, स्टोमक से ही एब्जॉर्ब हो जाता है अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टोमक में होता है, और कुछ सिंपल शुगर का, इसलिए फास्टिंग वगैरह के बाद मम्मी लोग चीनी का शरबत या ग्लूकोज वगैरह पीना ज्यादा पसंद करता है लोग, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगा, तो माथा तो दर्द नहीं करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान से बात समझो, इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन। मेन एब्जॉर्प्शन का साइट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन काम तो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना ही है ना, इससे तो सब बिना मतलब का बाई प्रोडक्ट वाला चीज है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये एगो एक्स्ट्रा लग गया है, करेक्ट। डाइजेस्टेड फूड का न्यूट्रिएंट्स जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ग्लूकोज फ्रक्टोज सब स्टार्च का सिंपलेस्ट फॉर्म है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये सब जो सिंपलेस्ट फॉर्म न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब ऐसे जो निकला हुआ है ना, उंगली है ऐसे से निकला हुआ, तो वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये जिगजैग मैनर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसीलिए है ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सके, माने ताकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ सके, कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो सके। अब तुम बताओ, मान लो कि कोई हम इतना पार्ट के बारे में बात करें, अगर ये फ्लैट रहता है, जिगजैग मैनर में नहीं रहता विलाई, अगर इसको इसी को विलाई बोलते हैं। अब अगर ये फ्लैट रहता, कैसा रहता, फ्लैट, तो अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक फ्लैट रहता, तो कुछ इतना यही ना सरफेस एरिया है जिससे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर मान लो ऊपर ब्लड वेसल्स है, ऊपर ब्लड वेसल्स में जाता, सुन रहा सब, तो इतना सरफेस एरिया से होते हुए मॉलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में जाता। अब अगर इतना ही दूर में अगर जिगजैग मैनर में कर दो, तो देखो इतना सारा सरफेस एरिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये बात समझ में आ रहा है। तो अब ये सब सरफेस एरिया से ना होते हुए क्या होगा कि एब्जॉर्ब इधर से इधर से इधर से, तो इतना, अब इसको बड़ा कर दो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो है इतना ही बड़का, लेकिन इतना ही बड़का में जिगजैग मैनर में होने से सरफेस एरिया बढ़ गया है ताकि कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन से इधर, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट रहता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स वगैरह प्रेजेंट रहता है, तो इसमें से ब्लड वेसल्स में या अगर फैटी एसिड ग्लिसरॉल है तो लिम्फ वेसल्स में क्या होगा कि एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिगजैग मैनर सिर्फ इसीलिए है
ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, मैंने कम टाइम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि वेसल्स में एब्जॉर्ब होगा। इट कंटेन ब्लड वेसल्स। अब ये विलाई में क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड वेसल्स, जिसमें ऑब्जर्व होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब, और लिम्फ वेसल्स, मैंने ब्लड वेसल्स भी रहता है और लिम्फ वेसल्स भी। तो ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड वगैरह ऑब्जर्व होगा, और लिम्फ वेसल्स में क्या ऑब्जर्व होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसके बाद अगर हम तो क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये क्यों वैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको विलाई बोलते हैं। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और कुछ ड्रग्स का, बस सेमी सॉलिड बनाने के लिए, और जहां जिसका जैसे जरूरी हो।